नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी इलेक्शन में धांधली के लिए सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी का इल्जाम। कहा, खौफ का माहौल किया जा रहा है पैदा। अंडमान और निकोबार की जमीन छीनकर अडानी को दी जा रही है, राहुल गांधी का बयान। कहा, सदियों से कायम जंगल और कबायली जिंदगी को खत्म करने की बीजेपी कर रही है साजिश। मुत्तहिदा अरब इमारात का ओपेक छोड़ने का ऐलान, फैसला 1 मई से नाफिज होगा। आलमी तवानाई निज़ाम में दहाइयों बाद आने वाली एक बड़ी तब्दीली तसव्वुर। हिंदुस्तान ने आबनाए हुर्मत से मुतालिक किया खबरदार, बिला तातुल बहरी नकलो हरकत को फौरी तौर पर बहाल करने पर दिया जोर। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज जारी, 95.15% से ज़ायद तलबा कामयाब। मनफी नताइज के बाद भी तलबा हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, नंबरात और रैंक्स को जीने का मकसद ना बनाएं। कमिश्नर पुलिस सज्जनार की तलबा से अपील। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई। हैदराबाद कलेक्टर की वार्निंग, ईंधन की मसनूई किल्लत पैदा करने को जुर्म दिया करार। हज काफिलों का 4 मई से होगा आगाज। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एयरपोर्ट पर इंतजामात का लिया जायजा। हज हाउस और एयरपोर्ट पर बेहतर सहूलतें, सरकारी उमूर की आजिलाना तकमील के लिए ओहदेदारों का तयक्कुन। और रियासत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान लू का इम्कान, मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक, बिजली गिरने का भी इंतबाह। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। खबरों की शुरुआत करते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 142 नशिस्तों के लिए इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम हुआ। पहले मरहले में 23 अप्रैल को 152 नशिस्तों पर पोलिंग हुई थी, जिसमें 93.% राय दहिंदगान ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया था। इंतखाबात के दूसरे मरहले में 142 असेंबली नशिस्तों के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। ममता बनर्जी ने फोर्सेस की मौजूदगी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जुनूबी कोलकाता और पूरे कोलकाता में पोलिंग आम तौर पर पुरअमन होती है, इसलिए आम तौर पर कोई मसला नहीं होता। लेकिन आज हमने कुछ गैर मामूली देखा। अंदर वोटर से ज़्यादा पुलिस एहलकार मौजूद हैं এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে, যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেপ্তার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। থানায় আমি যাইনি, কালকে রাত্রিবেলা বাবা, এটা 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স, উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাকড হিজ হাউস। এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিও ছিল না, পার্টির কাজে অন্য জায়গায় ছিল, তখন ওদের বাড়িতে লাথি টাথি মেরে ওর ফোন কেড়ে নিয়ে বলেছে যেন বাবাই যেন কোনো কাজ না করে। আমি আপনাদের দেখাতে পারি ওর বাড়িতে রাত্রিবেলায় ভাই এ নয়, কটা দরকার, একটা হলেই তো হবে। তুমি তো সবচেয়ে উল্টো পাল্টা করো। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटाया रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए
एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग को तशद्दुद और खौफ से पाक रखने और आज़ादाना व मुनसिफाना तरीके से कराने के लिए वसी इंतजाम किए हैं और हसास इलाकों में मरकज़ी मुसल्लह फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने मरकज़ी फोर्सेस की 2407 कंपनियां तैनात की हैं। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सुबह से ही वोटर्स अपने हक़ राय का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। दूसरे मरहले में भी 90% से ज़ायद पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद व कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार जजीरे के दौरे की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने मरकज़ के ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये तरक्की नहीं बल्कि तरक्की की ज़ुबान में छुपी हुई तबाही है। राहुल गांधी अपने एक्स पोस्ट में मज़ीद लिखते हैं कि हुकूमत यहाँ जो कर रही है उसे वो प्रोजेक्ट कहती है, लेकिन मैं ये जो देखा वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वहां पे काटे जा रहे हैं। आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है। अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है बिना किसी से पूछे। वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सेटलर्स को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पेंसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई और छुप कर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और जो निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। सर, ग्रेट निकोबार का अलावा क्या क्या मुद्दा आपने नोट किया अंडमान निकोबार में जो आपने पानी तो यहाँ पे अंडमान में पानी का इश्यू है। मेरे अपने भाषण में बोला पानी की इश्यू है। जो यहाँ पे आपके जो एलजी हैं उनका भ्रष्टाचार, जो इलेक्टेड नहीं है, राजा जैसे हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। नाम लोग भवन दे रखा है, घर का सुना है, ऑफिस का, मगर मिलते नहीं है किसी से। जनता की सुनवाई होनी चाहिए, जनता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। तो ये मुद्दे थे अंडमान। यहाँ पे मेन इशू है जो अंडमान आइलैंड की मैंने आपसे बात बोली, और मेन इशू यहाँ पे है जो इकोलॉजिकल चोरी हो रही है। तो लाखों करोड़ रुपए के पेड़ चोरी काटे जा रहे हैं, उनकी चोरी होगी और जो जमीन छीनी जा रही है। सर, वन क्वेश्चन। मुत्तहदा अरब इमारात ने ऐलान किया है कि वो तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से 1 मई से अलहदा हो जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से ओपेक और ओपेक प्लस से बाज़ाब्ता अलायदगी का ऐलान आलमी तवानाई निज़ाम में दहाइयों बाद आने वाली एक बड़ी तब्दीली तस्वुर किया जा रहा है। 1 मई से नाफिद होने वाला ये फैसला 59 साला रुकनीत का खात्मा है और UAE को एक कार्टेल के रुकन से निकाल कर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आलमी तेल मार्केट में एक आज़ाद खिलाड़ी की हैसियत दे देता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को हिदायत दी है कि वो आबनाए हुर्मज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी के तवील दौरानिए के लिए तैयार रहें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये इक़दाम ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। ट्रंप ने आला सतह के इजलास में वादे किया है कि ईरान की तेल की बरामदात को रोकने के लिए हर उस जहाज़ को रोका जाएगा जो उसकी बंदरगाहों की तरफ जा रहा है या वहाँ से रवाना हो। वादे रहे कि अमेरिका ने इस माह ईरानी जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर दी है, जिससे आलमी तवानाई की फराहमी मज़ीद मुतासिर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान ने आबनाए हुर्मज़ से मुतालिक़ अहम बयान दिया है। हिंदुस्तान ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आबनाए हुर्मज़ के ज़रिए महफूज और बिला तातुल बहरी नक़्ल हरकत को फ़ौरी तौर पर बहाल करने पर जोर दिया है और ख़बरदार किया है कि अहम समुद्री रास्तों में किसी किस्म की रुकावट आलमी मईशत के लिए दोरस नताइज का बाइस बन सकती है।
मेरीटाइम सेफ्टी में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुबाहिसे से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के चार्ड अफेयर योजना पटेल ने आलमी तिजारत और इस्तेहकाम के लिए महफूज आबी गुज़रगाहों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने तिजारती जहाज़ों पर हमलों और ख़ित्ते में समुद्री जहाज़ों को दरपेश ख़तरात पर बढ़ते हुए खदशात को उजागर किया। Thank you, Mr. President. At the outset, India would like to express its sincere appreciation to Bahrain for convening today's open debate. I would also like to thank the briefers for their insightful remarks. There have been major developments, particularly in the Middle East, since the last quarterly open debate in January this year. These developments have serious implications across domains: international peace and security, economic and energy security, food security, international trade, and global supply chains. Today's debate, therefore, could not have been more timely and relevant. For India, Middle East is our proximate neighborhood, and we have significant stakes in the security and stability of the region. Our trade and energy supply chains are strongly linked to this geography, with implications for economy and energy security. Almost 10 million Indians live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are a key priority for us. Since the outbreak of the conflict in the region on 28 February, India has been guided by its consistent and categorical calls to pursue dialogue and diplomacy and de-escalate tensions. Addressing the underlying issues is central to these goals. We have also expressed deep concern at the conflict and its aftermath, and urged all the relevant parties to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize safety of civilians. In this context, India also underlines that sovereignty and territorial integrity of all states must be respected. Commercial shipping through the Strait of Hormuz is of particular concern to India, given its importance to our energy and economic security. Commercial shipping must not be the target of military attacks, and such attempts are deplorable. India notes with concern that precious lives of Indian seafarers aboard ships have been lost during the course of the conflict. We underscore that the targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. It bears mention in this context that India had co-sponsored UNSC Resolution 2817 that was adopted on 11th March. We strongly urge for an early restoration of safe and unimpeded freedom of navigation and global commerce through the Strait of Hormuz. Mr. President, ongoing developments in Gaza and West Bank also deserve our utmost attention. The humanitarian situation there calls for more active discussions and urgent action to alleviate it. The loss of civilian lives, including women and children, and destruction of civilian infrastructure continue to be a concern. Over the years, including in the recent past, India has been supporting Palestinians in Gaza and West Bank through the implementation of projects with a view towards making a tangible impact on their daily lives. Capacity building and livelihood development receive considerable attention under India's human-centric approach on this front. Even as we undertake such projects, the need for a lasting solution can hardly be overemphasized. At this juncture, India reiterates its support for a two-state solution and for all efforts towards a lasting and durable peace in the region. नाज़रीन, हम नज़र डालते हैं मुकामी खबरों पर। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसका तलबा और वालदैन को बेसब्री से इंतज़ार था। हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने नताइज जारी किए। मजमूई तौर पर 95.15% से ज़ायद तलबा ने कामयाबी हासिल की। 4,97,312 तलबा कामयाब हुए। लड़कियों का नतीजा 96.26% और लड़कों को 94.7% रहा है। वहीं 10वीं जमात के नताइज में लड़कियों की बरतरी बरकरार रही। कामयाब होने वाले तलबा को केशव राव ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जो तलबा कामयाब नहीं हो सके वो वक्ती जज्बात में आकर कोई सख्त कदम ना उठाए, बल्कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की बेहतर तैयारी करके दोबारा कामयाबी हासिल करें। इस साल 10वीं जमात के इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक़िद हुए थे।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा है कि नंबर्स और रैंक्स को बच्चों की सलाहियत का पैमाना नहीं समझना चाहिए। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो अपनी ख्वाहिशात और मकासद बच्चों पर मुसल्लत ना करें और उन्हें दबाव में ना डालें। आज 10वीं जमात के नताइज जारी होने के मौके पर CP ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से ये अपील की है। उन्होंने हालिया इंटरमीडिएट नताइज में कम नंबर आने या नाकामी के एहसास से तलबा की खुदकुशी करने के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। उन अमवात की जामी तहक़ीक़ात और मुतासिरा वालिदैन से बातचीत के दौरान कई बातें सामने आई। कमिश्नर पुलिस ने उम्मीद जाहिर की है कि मनफी नताइज का सामना होने पर भी तलबा हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और रोशन मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाएं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ईंधन डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि जो भी पेट्रोल, डीजल और LPG की मसनूआ किल्लत पैदा करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि वो पेट्रोल, डीजल और LPG की किल्लत के बारे में गर्दिश करने वाली झूठी अफवाहों पर यकीन ना करें। कलेक्टर ने महकमे सिविल सप्लाईज़ के ज़ेर-ए-इत्तिमाम कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िलाई सतह की तवानाई की सप्लाई मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत। मीटिंग के दौरान उसने एजेंसी ऑपरेटर्स और डीलर्स के साथ ज़िले भर में पेट्रोल, डीजल और LPGs की दस्तियाबी, स्टॉक की सतह और सप्लाई के हालात का जायज़ा लिया। LPG सिलेंडर की तकसीम के बारे में उसने बुकिंग और रीफिलिंग के उसूलों पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। हज 2026 के लिए आदिमीन हज के काफिलों की रवानगी का 4 मई से आगाज़ होगा। वज़ीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा और दीगर अहदेदारों के हमरा शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करते हुए आदिमीन हज की रवानगी और वापसी के मौके पर बेहतर सहूलतों की फराहमी का जायज़ा लिया। मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मौलाना ग़ुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा ने आदिमीन हज के सरकारी उमूर की साबिक़ की तरह हज हाउस में तकमील पर जोर दिया ताकि आदिमीन तमाम उमूर की तकमील के बाद इत्मीनान से एयरपोर्ट पहुँच सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड और फ्यूचर सिटी की तरक्की के साथ रियासत की तरक्की के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन तमाम रास्तों की तरक्की से रियासत को तरक्की मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा कि अब रियासत में बुलेट ट्रेन को भी जगह मिलेगी। ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇది అయ్యేదా అన్నారు. ఈ రోజు మనం రీజనల్ రింగ్ రోడ్ 360 కిలోమీటర్లతోని రీజనల్ రింగ్ రోడ్ నిర్మించుకుంటున్నాం. ఈ రోజు రేడియల్ రోడ్ మీ కళ్ళ ముందల్లే పనులు జరుగుతున్నాయి. కొంగర కళా నుంచి ఆమంగల్, అక్కడి నుంచి నల్లమల వరకు, నల్లమల నుంచి సోమశిల నుంచి నంద్యాల నుంచి బెంగళూరు వరకు ఈ రోజు మనము కంట్రోల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్, గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే మనం నిర్మించుకుంటున్నాం. ఈ రోజు ఆ రోడ్డు రావడంతో బెంగళూరు 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. ఇదే కాదు, ఈరోజు భారత ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో 7 స్పీడ్ ట్రైన్లను ఇస్తే, వేరే భాషలో బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటారు కదా, వాటిని ఇస్తే 3 ట్రైన్లు మన రాష్ట్రానికి వచ్చినాయి. ఈరోజు బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ తొందరలో మనం చూడబోతున్నాం. ఇది కళ నిజం కాబోతుంది. ఈరోజు శంషాబాద్ నుంచి పూణే వయా ముంబై ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్ రాబోతుంది. ఇవాళ శంషాబాద్ నుంచి మనకు అమరావతి నుంచి చెన్నై ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్ రాబోతుంది. చెన్నై పోవాలన్నా వయా అమరావతి విత్-ఇన్ అవర్స్లో మనం ట్రైన్లో పోవచ్చు. ఈరోజు శంషాబాద్ నుంచి బెంగళూరు పోవాలన్నా ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్ ఉంది. ఈరోజు శంషాబాద్ నుంచి పూణే వయా ముంబై పోవాలన్నా తొందరలోనే రాబోతుంది. అందుకే శంషాబాద్లో ఈరోజు మనం బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ కోసం ల్యాండ్ కేటాయించబోతున్నాం. నగరం నుంచి మెట్రో రైలు అక్కడికి తీసుకురాబోతున్నాం. అక్కడనే ఒక పెద్ద బస్ టెర్మినల్, వివిధ జిల్లాల నుంచి, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి బస్సుల్లో ప్రయాణించే వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేస్తే కావలసిన వాళ్ళు వెళ్ళాల్చుకున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్లో వాళ్ళు అక్కడనే డైరెక్ట్గా జాయిన్ కావచ్చు. నగరంలో నుంచి ఎవరు వచ్చినా మెట్రోలో అక్కడికి వచ్చే విధంగా ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ పక్కల్లోనే తొందరలోనే పెద్ద ఎత్తున బుల్లెట్ ట్రైన్ల కోసము, మెట్రో రైలు కోసము, అదే విధంగా ఒక పెద్ద బస్ టెర్మినల్ని ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో మనం తెచ్చుకోబోతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మన భవిష్యత్ ప్రణాళికలు. ఈ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు సహకరించాలి. లీగల్ లిటిగేషన్స్ లేకుండా చూడాలి. అభివృద్ధి వాయిదా పడితే అంతకంత అంచనాలు పెరిగితే మనం ఏ అభివృద్ధిని కూడా అందిపుచ్చుకోలేము. మనకు అభివృద్ధికి సమస్యగా మారుతుంది. అందుకే రంగారెడ్డి జిల్లా మిత్రులందరికీ నా విజ్ఞప్తి, అద్భుతం రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరగబోతుంది. ఇదే సిటీని నేను అటువైపు మేడ్చల్ సైడ్ అయినా కట్టొచ్చు. మా శ్రీధర్ బాబు గారు ఎప్పుడు అంటారు, మీరు ఇటు సైడే చూస్తున్నారు, మా కరీంనగర్ రోడ్డు దిక్కు నుంచి మీరేం మాకు అభివృద్ధి ఇస్తలేరని వారు అంటూ ఉంటారు. లేదా అటు పటాన్చెరు ఆ పక్కకు కూడా పోయి ఉండొచ్చు. కానీ నేను రోజు ఊరికి పోయేది ఈ పక్క నుంచే కాబట్టి అభిమానంతో ఇక్కడ
ఈడ మీకు కాలుష్యకారమైన ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ పెడతా అంటే మీ జీవితాలలో ఈ విషం ఈ కాలుష్యం ఉండొద్దు అని ఒక అద్భుతమైన నగరాన్ని ఆలోచన చేసినాం. దాని పేరు ఫ్యూచర్ सिटी పెట్టుకున్నాం. वरंगल में इस्लामी समर कैंप के जिम्मेदार मोतशिमुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि इस्लामी समर कैंप 1 मई से 20 मई तक आर्किड स्कूल एलबी नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि इस कैंप का मकसद बच्चों को दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात और अच्छे अखलाक सिखाना है, जहाँ 7 साल से ज़ायद उम्र के लड़के और लड़कियों को पुरसुकून ठंडे माहौल में कुरान, तजवीद, हदीस और सीरत की तालीम दी जाएगी। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल और निज़ामाबाद के दूर दराज मकामात पर शदीद लू चलने का इम्कान है। मरकज़ ने रोज़मर्रा की मौसमियाती रिपोर्ट में बताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के भी तवक्को है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुकाम ने 2 खवातीन के पास से 11 किलो क्रिस्टल को जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 11 करोड़ बताई जा रही है। हुकाम ने तफ्तीश के दौरान 2 बैग्स को शुबे की नज़र से देखा और फिर बैग्स जब्त कर लिए गए। 2 ट्रॉली बैग्स की मुकम्मल जांच के बाद अफसरान ने 10 शफाफ प्लास्टिक के पैकेट बरामद किए, जिनमें सफ़ेद क्रिस्टल मादा था। नशावर चीज़ को बड़ी एहतियात से छुपाया गया था। सियाह पॉलीथीन में लपेटकर डिज़ाइन कागज़ से ढका हुआ था और ट्रॉली बैग्स के अंदर रखी बेडशीट्स के तहियों में छुपाया गया था। बरामदशुदा मादे को आमतौर पर क्रिस्टल मेथ कहा जाता है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बीजेपी इलेक्शन में धांधली के लिए सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी का इल्ज़ाम। कहा खौफ का माहौल किया जा रहा है पैदा। अंडमान और निकोबार की जमीन छीन कर अडानी को दी जा रही है, राहुल गांधी का बयान। कहा सदियों से कायम जंगल और कबायली जिंदगी को खत्म करने की बीजेपी कर रही है साजिश। मुत्तहिदा अरब इमारात का ओपेक छोड़ने का ऐलान, फैसला 1 मई से नाफिज होगा। आलमी तवानाई निज़ाम में दहाइयों बाद आने वाली एक बड़ी तब्दीली तसव्वुर। हिंदुस्तान ने आबनाई हुर्मत से मुतालिक किया खबरदार, बिला तातुल बहरी नक़्ल व हरकत को फौरी तौर पर बहाल करने पर दिया जोर। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज जारी, 95.15% से ज़ायद तलबा कामयाब। मनफी नताइज के बाद भी तलबा हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, नंबरात और रैंक्स को जीने का मकसद ना बनाएं, कमिश्नर पुलिस सज्जनार की तलबा से अपील। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई, हैदराबाद कलेक्टर की वार्निंग। ईंधन की मसनूई किल्लत पैदा करने को जुर्म दिया करार। हज काफिलों का 4 मई से होगा आगाज, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एयरपोर्ट पर इंतजामात का लिया जायजा। हज हाउस और एयरपोर्ट पर बेहतर सहूलतें, सरकारी उमूर की आजिलाना तकमील के लिए ओहदेदारों का तयक्कुन। और रियासत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान लू का इम्कान, मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक, बिजली गिरने का भी इंतबाह। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।